मोह घर योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? मोह घर योजना आवास ऋण से संबंधित एक राज्य की योजना है जो कि उड़ीसा राज्य में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मोह घर योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलना है। मोह घरा योजना के पात्र होने के लिए परिवारों को या तो कच्चे घरों में रहना चाहिए या उनके पास ठोस कंक्रीट की छत वाला कम से कम एक पक्का कमरा हो। मोह घर योजना से 4 लाख गरीब परिवारों को फ़ायदा मिलेगा तथा इसमें 3 लाख रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है और ऋण चुकता करने की अवधि कम से कम 10 साल है। तो इस तरह से उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य में मोह घर योजना नामक एक ऋण सहायता योजना लागू की है। किस बंदरगाह के विकास में भारत और इंडोनेशिया संयुक्त रूप से कार्य करेंगे? भारत तथा इंडोनेशिया सबांग बंदरगाह के विकास के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे और भारत तथा इंडोनेशिया ने इसके विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सबांग बंदरगाह इंडोनेशिया का एक बंदरगाह है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को या 1 जून या 3 जून को या फिर 4 जून को? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। विश्व खाद्य संगठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व खाद्य संगठन के द्वारा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 22% उत्पादन भारत में होता है। भारत के बाद उत्पादन में अमेरिका और चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील है। भारत में 5 सबसे बड़े दुग्ध उत्पादकों में पहले स्थान पर है राजस्थान। नमो शेतकारी महासम्मान योजना का संबंध किससे है? यानी आपको बताना है कि नमो शेतकारी महासम्मान योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है। तो यह योजना महाराष्ट्र के किसानों के लिए प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसानों के लिए नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? इस प्रश्न के पहले हमने डिस्कस किया था कि किसानों के लिए एक आर्थिक सहायता के रूप में नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नमो शेतकारी महासम्मान योजना के बारे में। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के द्वारा महाराष्ट्र के किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। यह 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता उस राशि के अतिरिक्त है जो किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रतिवर्ष मिलती है। इसका उद्देश्य किसानों की आय तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है और संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में चीन में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में किस देश में बहुपक्षीय कोमोडो नौसेना अभ्यास किया गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। हाल ही में चीन में कोमोडो नौसेना अभ्यास किया गया है। हाल ही में किस देश ने सेंझोउ 16 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है जापान। हाल ही में सेंझोउ 16 अंतरिक्ष मिशन को चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग निम्न में से किसके विकास के लिए प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए न्यायालय, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है जल विभाग, ऑप्शन डी है ऊर्जा विभाग। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग शिक्षकों के विकास के लिए प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। किस जिले का नाम अहिल्याबाई होलकर रखा जाएगा? महाराष्ट्र की सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम अहिल्याबाई होलकर रखने का निर्णय लिया है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर का नाम रखा जाएगा। केंद्र सरकार की किस योजना में कचरे को धन और ऊर्जा में बदलने का उद्देश्य निहित है? हाल ही में केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना प्रारंभ की है जिसका मुख्य उद्देश्य है वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे को धन और ऊर्जा में बदलना है। ऑप्शन बी सही उत्तर है गोवर्धन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य निर्णय संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लिया गया था। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी आइवरी कोस्ट के द्वारा की जाएगी। हेलमंद नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच है? हाल ही में चर्चा में कई देशों के मध्य नदी जल विवाद सामने आए हैं, जिसका मुख्य कारण है जल का बंटवारा। उनमें से एक है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में हेलमंद नदी जल विवाद। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने हाल ही में अपनी अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पीएम स्वनिधि योजना निम्न में से किसको ऋण सहायता प्रदान करने के लिए लाई गई थी? ऑप्शन ए है स्ट्रीट वेंडर्स, ऑप्शन बी है बैंक कर्मचारी, ऑप्शन सी है आशा कार्यकर्ता, ऑप्शन डी है सफाई कर्मचारी। पीएम स्वनिधि योजना को कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता के लिए लाया गया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि यह योजना कोरोना महामारी के समय में 1 जून 2020 को प्रारंभ हुई। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके निम्न उद्देश्य हैं: कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। इस योजना के द्वारा 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के द्वारा बिना कोलेटरल यानी संपार्श्विक के बिना ऋण सहायता प्रदान की जाती है और इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। पहला 10,000 रुपये तक, दूसरा 20,000 रुपये तक, तीसरा 50,000 रुपये तक। इसका मुख्य कार्य जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं यानी जो रेहड़ी वाले हैं उनके पास वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधि आयोग ने निम्न में से किसके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन सी है राजद्रोह कानून, ऑप्शन डी है बाल विवाह। हाल ही में विधि आयोग ने राजद्रोह कानून के बारे में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। भारत किस देश के साथ मिलकर फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना का विकास करेगा? जल विद्युत परियोजनाएं जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य बिजली उत्पादन तथा सिंचाई होता है और इसका फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना का विकास नेपाल के साथ किया जाएगा। डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज नामक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया है? डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज नामक रिपोर्ट को CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत किया है। हाल ही में रेल दुर्घटना के दौरान इसका एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा CL20 क्या है? कई बार न्यूज़पेपर या समाचार में आने वाले कुछ शब्दों को एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि CL20 यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और ले लेते हैं, जैसे कि CL20 पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक गैर परमाणु पदार्थों में से एक माना जाता है, यानी कि यह एक परमाणु पदार्थ नहीं है, एटॉमिक मटेरियल नहीं है। उसके साथ साथ RDX और HMX जैसे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों की तुलना में CL20 में उच्च ऊर्जा उत्पादन होता है। चीन ने एक शोध के द्वारा CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि की है। इस तरह से चर्चा में रहे इस CL20 को आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोध किए गए गैलेरी टेस्ट के द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? यह एक प्रकार का लैब टेस्ट है जिससे कैंसर का पता लगाया जाता है। इस तरह से गैलेरी टेस्ट के द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है दिल्ली। पहले स्किन बैंक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS नामक योजना लागू किया है? LADCS योजना उत्तर प्रदेश में एक फ्री कानूनी सहायता योजना लागू की गई है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि प्रदेश की जनता को मुफ्त कानूनी सहायता और छोटे विवादों को निपटाने के लिए कानूनी सहायता, रक्षा
परामर्श प्रणाली 2 साल के लिए लागू की गई है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, और यह सिर्फ 2 साल के लिए लागू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे लागू करेगा। इसका उपयोग महिलाओं, बेटियों, बच्चों, दिव्यांगों तथा खानाबदोश व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए किया जाएगा। अवैध व्यापार से पीड़ित इस योजना का सीधे लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा कंपनी बनी? अडानी पावर, टाटा पावर, भारती एयरटेल या टीसीएस लिमिटेड? भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड हाल ही में टाटा पावर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो हाल ही में सहकारिता नीति 2023 मध्य प्रदेश ने अपनाई है। सरकार द्वारा अरोमा मिशन को किस फसल को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है? भारत सरकार के द्वारा अरोमा मिशन को लैवेंडर के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत के किस राज्य में लैवेंडर महोत्सव मनाया जाता है? भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में प्रतिवर्ष लैवेंडर महोत्सव मनाया जाता है और इसकी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मिशन, जिसको अरोमा मिशन कहते हैं, प्रारंभ किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और जैसे कि जम्मू कश्मीर में मोहक भद्रवाह घाटी लैवेंडर की खेती का प्रमुख केंद्र है। इस घाटी को भारत की लैवेंडर राजधानी भी कहा जाता है। आप इन महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। लैवेंडर को उसकी खुशबू, औषधि गुणों के लिए भी जाना जाता है। लैवेंडर एक 12 मासी आने वाला पौधा है। इसमें छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल उगते हैं, जिन्हें लैवेंडर कहते हैं। लैवेंडर का उपयोग चाय, कुकीज और परफ्यूम निर्माण में भी होता है। अगला प्रश्न है, अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, जिसे हाल ही में सेना द्वारा हाथियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की पहल प्रारंभ किया है? तो अमचांग वन्य जीव अभयारण्य आसाम में है। कई बार एग्जाम्स में वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित जो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा किस टारपीडो का सफल फायरिंग परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है वरुणास्त्र, ऑप्शन सी है सागर ध्रुव, ऑप्शन डी है जलमग्न। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा वरुणास्त्र नामक टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया है। वरुणास्त्र टारपीडो का नाम महासागरों के भारतीय देवता के नाम पर रखा गया है। टारपीडो को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नौसेना विज्ञान तकनीकी प्रयोगशाला ने विकसित किया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित यानी भारत में विकसित जहाज पनडुब्बी रोधी भारी वजन वाली टारपीडो है, जो 6000 मीटर की गहराई से संचालित हो सकती है और यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की शीर्ष गति के साथ 40 किलोमीटर दूर तक इसकी मारक क्षमता है। इससे जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट कर लीजिए, जैसे कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और ये 40 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। दूसरी चीज़, स्वदेशी रूप से बनी हुई है। तीसरा यह है कि 6000 मीटर की गहराई तक ये उपयोग की जा सकती है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय पोत क्रूज ने किस शहर से अपनी सेवा प्रारंभ की है? भारत का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पोत क्रूज एमवी एक्सप्रेस है, जिसने हाल ही में चेन्नई से अपनी पहली सेवा प्रारंभ किया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय पोत क्रूज चेन्नई से अपनी पहली सेवा प्रारंभ किया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम है एमवी एक्सप्रेस। एमवी एक्सप्रेस ने भारत के चेन्नई से अपनी सेवा प्रारंभ किया है। एमवी एक्सप्रेस पहली बार श्रीलंका की यात्रा करेगा और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमवी एक्सप्रेस क्रूज पोत में एक साथ 3000 लोग यात्रा कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। नंद बाबा दुग्ध मिशन को उत्तर प्रदेश राज्य में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार दिया गया है और भारत में बाल श्रम निषेध है। इस तरह से भारत विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का भी समर्थन करता है और प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है।
वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारत में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गारंटीड पेंशन योजना लागू किया है? यानी कि इस राज्य में कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन दी जाएगी और यह राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन से राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रतिवर्ष लाया जाता है और इस बार केरल सबसे प्रथम स्थान पर रहा। किस राज्य की सरकार ने मंदिरों के चारों ओर हरित आवरण स्थापित करने के लिए देवांकरम चारु हरितम परियोजना प्रारंभ किया है? भारत में केरल ने मंदिर के चारों ओर हरित आवरण स्थापित करने के लिए यह परियोजना चालू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को कम करना, यानी ग्रीन एनर्जी का उत्पादन। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 किस संगठन के देशों के बीच में संपन्न हुआ? कई बार एग्जाम्स में युद्धाभ्यास से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और यह महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है क्योंकि यह यूरोप के देशों के मध्य की एक युद्धाभ्यास है और यह नाटो के द्वारा एक एक्सरसाइज की जा रही है। बहुपक्षीय एयर डिफेंडर 2023 वायुसेना युद्ध अभ्यास की मेजबानी या अगुवाई कौन सा देश करेगा? यह यूरोप के देशों के मध्य होने वाला एक वायुसेना युद्ध अभ्यास है जिसकी अगुवाई जर्मनी के द्वारा की जाएगी। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने योजना प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य देश के बंदरगाहों में ड्रेजिंग संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जाएगा और इस स्कीम का नाम है सागर समृद्धि। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रही गोला नदी किस राज्य में बहती है? यह गोला नदी सुर्खियों में इसलिए रही क्योंकि इसमें खनन को बीच में रोक दिया गया था और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने फिर से इसमें खनन प्रारंभ किया गया है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फ्रांस के किस रोबोट को टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में लगाया गया था? हाल ही में टाइटन के अवशेषों को देखने के लिए एक पनडुब्बी गई जिसमें कुछ यात्री फंस गए थे और इसको टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में लगाया गया और यह है फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया विक्टर रोबोट जो कि 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर तक की गहराई में कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। फ्रांस का रोबोट विक्टर 6000। हाल ही में चर्चा में रहा उपहार जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और वहां की प्रथम महिला यानी कि जो बिडेन की पत्नी को दिया था और यह है ग्रीन डायमंड। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति जो बिडेन और उनकी पत्नी प्रथम महिला अमेरिका की प्रथम महिला को यह उपहार दिया गया है। ग्रीन डायमंड का निर्माण गुजरात के सूरत में हुआ है और यह ग्रीन डायमंड 7.5 कैरेट के हरे हीरे में पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से खनन किए गए हीरे के समान रासायनिक और ऑप्टिकल विशेषताएं हैं। यह हीरा पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इसके निर्माण में सौर और पवन ऊर्जा जैसे संसाधनों का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने किस रणनीतिक घोषणा पर समझौता किया है? हाल ही में अमेरिकी और ब्रिटेन ने अटलांटिक घोषणा में एक समझौता किया है जिसका उद्देश्य है अटलांटिक क्षेत्र में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पार्कर सोलर प्रोब एक अग्रणी सौर मिशन है जिसका मुख्य कार्य है ऑप्शन ए पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना, चंद्रमा उपग्रह के बारे में जानकारी लेना, मंगल ग्रह के बारे में या फिर सूर्य ग्रह के बारे में। पार्कर सोलर प्रोब एक अग्रणी सौर मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। पार्कर सोलर प्रोब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक अग्रणी सौर मिशन है। पार्कर सोलर प्रोब का मुख्य कार्य सूर्य के रहस्यों को जानना है। हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब ने सौर हवा के स्रोत की खोज किया है। सौर हवा सूर्य के प्रभामंडल से कण और ऊर्जा को पृथ्वी की ओर लेकर आती है।
पार्कर सोलर प्रोब द्वारा इकट्ठा किए गए सौर पवन से संबंधित डेटा का उपयोग अंतरिक्ष मौसम को जानने में सहायता करेंगे। सोलर प्रोब जो कि नासा का एक महत्वपूर्ण सौर मिशन है। अगला प्रश्न है, कैप्टागन केंद्रीय तंत्रिका को प्रभावित करने वाली दवा का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ताइवान। इसका प्रमुख उत्पादन केंद्र सीरिया में स्थित है और इस दवा की बहुत ही ज़्यादा अवैध तस्करी की जाती है। इस वजह से यह दवा हमेशा चर्चा में रहती है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 की मेजबानी अब भारत के द्वारा की जाएगी। भारत में पहली बार 1996 में मिस वर्ल्ड पीजेंट की मेजबानी की गई थी। इस तरह से 27 साल के बाद दोबारा भारत में मिस वर्ल्ड पीजेंट की मेजबानी की जाएगी। मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने 6 बार ये प्रतिष्ठित खिताब जीता है। पहला रीता फारिया के द्वारा 1966 में, दूसरा ऐश्वर्या राय के द्वारा 1994 में, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में और मानुषी छिल्लर ने हाल ही में 2017 में मिस वर्ल्ड पीजेंट का खिताब जीता था। भारत के किस शहर में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की जाएगी? भारत 2023 के लिए G20 देशों की अध्यक्षता करेगा और इसमें G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी वाराणसी जिले में की जाएगी। अगला प्रश्न है, जुले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम किसके द्वारा मनाया जाएगा? जुले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य वहां के लोगों को सेना के बारे में जानकारी देना तथा इसकी सेवा के बारे में बताना, ताकि इसके लिए लोग आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विषय में PhD करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए है कमला हैरिस, ऑप्शन बी है कमला सोहानी, ऑप्शन सी है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन डी है मीरा कुमार। हाल ही में चर्चा रही कमला सोहानी वैज्ञानिक विषय में PhD करने वाली भारत की प्रथम महिला है। भारत की नई संसद का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? हाल ही में भारत की नई संसद का उद्घाटन किया गया है और भारत की नई संसद का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। भारत की नई संसद का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है या गोलाकार या चतुर्भुजी या फिर अष्टभुजी? भारत की नई संसद का आकार त्रिकोणीय आकार है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत की नई संसद में संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर होगा? भारत में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और यह नई संसद में लोकसभा में होगा। नई संसद में संयुक्त अधिवेशन के लिए बनाए गए कक्ष में कितनी सीटें हैं? क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्य बैठते हैं, इस वजह से इसमें ज़्यादा सीटों की आवश्यकता होती है। इस तरह से संयुक्त अधिवेशन के लिए बनाए गए कक्ष में 1272 सीटें हैं, जिसमें से 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहे भारत के नया संसद, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में बनी नई संसद का वास्तुकार कौन है? ऑप्शन ए है बिमल पटेल, ऑप्शन बी है एडवर्ड जॉनसन, ऑप्शन सी है सुरेश प्रताप, ऑप्शन डी है उदय कुमार। भारत में बनी नई संसद का वास्तुकार बिमल पटेल है। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? प्रतिवर्ष शांति के क्षेत्र में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है और 2021 के लिए इसको गीता प्रेस को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जून को, ऑप्शन बी है 20 जून, ऑप्शन सी है 25 जून, ऑप्शन डी है 30 जून। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका की पहली मुस्लिम संघीय न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है?
हाल ही में अमेरिका की पहली मुस्लिम संघीय न्यायाधीश नुसरत चौधरी बनी हुई हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में नाम बदलने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार घोषित किया गया है? हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाम बदलने के अधिकार को जीवन के अधिकार से संबंधित माना है, जो कि भारत के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा जाएगा? यह बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और अधिकतर एग्जामों में यह क्वेश्चन अवश्य आने वाला है, और यह लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में सिंगोल रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का नया संसद कितने मंजिला इमारत है? जो हाल ही में भारत के नए संसद का उद्घाटन किया गया है वह एक 2 मंजिला इमारत है। भारत की संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, नए संसद के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? नए संसद के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत 75वीं आज़ादी महोत्सव मना रहा है। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? हाल ही में आपने न्यूज में कई बार इसको सुना होगा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, यही वह योजना है जिसके तहत भारत के नए संसद का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो यह 19 दिसंबर 2019 को भारत के नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की लोकसभा में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? ऑप्शन डी है सही उत्तर है 888 सदस्य। वैसे तो भारत में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है, लेकिन जो नया संसद भवन बना है उसमें भविष्य को देखते हुए 888 सीटों का व्यवस्था किया गया है। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? जो भारत का नया संसद भवन है इसका डिजाइन SCP डिजाइन नामक कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है SCP डिजाइन। भारत का नया संसद कितने क्षेत्रफल में बनाया गया है? तो भारत के नए संसद का क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग मीटर। नए संसद भवन की निर्माण लागत कितनी है? जो भारत का नया संसद भवन बनाया गया है उसकी कुल निर्माण लागत 1200 करोड़ रुपए है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है 1200 करोड़। नए संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हाल ही में इसके नए संसद के उद्घाटन से यह तथ्य और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नई संसद का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया था। नई संसद के उद्घाटन के दौरान 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। नया संसद भवन एक 2 मंजिला इमारत है और इसका डिजाइन SCP डिजाइन नामक कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष की सीट में महत्वपूर्ण सिंबल सिंगोल स्थापित किया गया है। इसमें कुल सीटों की संख्या 1272 है। नए संसद भवन में लोकसभा में सीटों की संख्या 888 है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग मीटर है। इसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। नए संसद भवन की राज्यसभा में कुल 384 सीटें हैं। नए संसद भवन में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा कक्ष में होगा। संसद भवन की कुल लागत निर्माण 1200 करोड़ रुपए है, यानी कि यह 1200 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ और 3 वर्ष का समय लगभग इसमें लगा।
हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की धूल से ऑक्सीजन को निकाला है, यानी कि चंद्रमा की धूल में ऑक्सीजन के अवशेष को पाया गया है और यह मुख्य कार्य नासा यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, नासा स्पेस एजेंसी। हाल ही में किस मेट्रो के द्वारा ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 का खिताब जीता गया है? भारत की चेन्नई की मेट्रो के द्वारा हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 का खिताब जीता गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, चेन्नई मेट्रो। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के द्वारा बुलंद भारत अभ्यास भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक युद्ध अभ्यास को अरुणाचल प्रदेश में संपन्न किया है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में अजय बंगा, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, अजय बंगा। विश्व बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। विश्व बैंक को वर्ष 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में यही आईबीआरडी यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक विश्व बैंक बन गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी को कम करना और समृद्धि का निर्माण करना है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसके 189 देश सदस्य के रूप में हैं। इसके मुख्य उद्देश्य को जरूर आप याद रखिए। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी को कम करना तथा समृद्धि का निर्माण करना। विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्टें हैं जो प्रतिवर्ष आती हैं, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अभी कुछ ही समय से यह बंद चल रही है, मानव पूंजी सूचकांक। और विश्व बैंक 5 संस्थानों का एक समूह है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी। लास्ट है 5वीं संस्था, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। भारत विश्व बैंक का सदस्य है। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, प्रोजेक्ट संजय के द्वारा भारतीय सेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा और प्रोजेक्ट संजय। अगला प्रश्न है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत कौन सी रैंक में है? लैंगिक समानता से संबंधित भारत की 127वीं रैंक है और कुल 146 देशों में से। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता के लिए जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र। लैंगिक समानता के लिए जेंडर गैप रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता के बारे में देशों को प्रोत्साहित करना। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की कुल 146 देशों में 127वीं रैंक है और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको रॉ का यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की एक इंटेलिजेंस विंग है, इसका प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो रॉ के नए प्रमुख होंगे आईपीएस रवि सिन्हा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में शुरू हुआ है? यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है और इसकी मेजबानी मंगोलिया के द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया और यह प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ
की निगरानी में 21 जून को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाने के लिए योगा के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक भारत की पहल थी और यह सर्वप्रथम 2015 में यूएन के द्वारा मनाया गया था। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के द्वारा भारत के किस शहर को बैंकॉक से जोड़ा जाएगा? यानी कि भारत के कोलकाता से एक राजमार्ग प्रारंभ होगा जो म्यांमार होते हुए थाईलैंड के बैंकॉक तक जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की सरकार ने पुरी के विकास के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया है? पुरी उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जिसमें आपने कई बार सुना होगा, वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर पर्यटन बहुत ही अच्छा है और आबाद योजना के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया है? तो एस्टोनिया देश के द्वारा हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया, यानी इसमें कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? इसको ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ भी कहते हैं और मधुमेह रोग मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन मनुष्य के शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को किस हेल्पलाइन के साथ समेकित किया जाएगा? हाल ही में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को 112 वुमेन हेल्पलाइन के साथ जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, जोहा पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस फसल की किस्म है? यह कई बार चर्चा में रहती है और जोहा पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक चावल की किस्म है जो अपने स्वादिष्ट और खुशबू के लिए और अपने औषधीय गुण के लिए जानी जाती है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य देख लेते हैं। जोहा चावल अपने विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 2 आवश्यक फैटी एसिड पाए जाते हैं। पहला है लिनोलिक एसिड यानी ओमेगा 6, दूसरा है लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 जिसको कहते हैं। और यह जोहा चावल औषधि उपयोग के रूप में इसलिए है कि इसमें लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड पाए जाते हैं और यह मधुमेह, हृदय और कैंसर जैसे उपापचय संबंधी रोगों की रोकथाम करता है। हाल ही में न्यूज़ में रहे हेलियोपोलिस स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो हेलियोपोलिस स्मारक मिस्र के काहिरा की जगह पर निर्मित है और विश्व युद्ध के कारण यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इसके बारे में कुछ और जानकारी, हेलियोपोलिस स्मारक मिस्र के काहिरा में स्थित है। यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन में लड़ने वाले भारतीय सेना की वीरता और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में विद्यमान है। हेलियोपोलिस मेमोरियल में लगभग 3727 भारतीय सैनिकों के नाम हैं। इस स्मारक में 42वीं देवली रेजिमेंट के युद्ध प्रयासों का उल्लेख है। हेलियोपोलिस मेमोरियल में मुख्य नाम रिसालदार बदलू सिंह का है जिन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। यह हेलियोपोलिस स्मारक हाल ही में न्यूज में रहा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपना विजिट किया था। तो आप हेलियोपोलिस स्मारक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। भारत के सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है बिहार में। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार राज्य में बनाया जाएगा। H1 गैर आप्रवासी वीज़ा किस देश के द्वारा दिया जाता है? आप अधिकतर इसको न्यूज में देखेंगे और यह H1 गैर आप्रवासी वीज़ा अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। यह वहाँ की कंपनियों में कामगारों के लिए दिया जाता है जो एक छोटी अवधि के लिए आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना की गई थी। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
हाल ही में भारत में आए समुद्री चक्रवात जिसने भारत के गुजरात राज्य तथा महाराष्ट्र में भीषण तबाही मचाई, उसका क्या नाम है? तो हाल ही में आए समुद्री चक्रवात का नाम है बिपरजॉय। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। विभिन्न रिपोर्टों और विभिन्न इंडेक्स को आप याद रखिए, महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में अवश्य ही ये प्रश्न आते हैं। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? तो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस एयरलाइंस ने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबस विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया गया है? यानी कि इंडिगो के द्वारा यह 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबसों का एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया गया है, इंडिगो एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह हाल ही में यूरोपीय निबंध पुरस्कार से भारत की अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन ए है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी है हेमंत विश्वकर्मा, ऑप्शन सी है अनसुईया उइके, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो यह ऑप्शन सी सही उत्तर है, अनसुईया उइके। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? हाल ही में इजराइल ने घोषणा किया है कि वह विश्व का सबसे पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। ऑप्शन ए उत्तर है, दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड इजराइल जारी करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष स्थान में रहा? हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर रहा और भारत में यह मुख्य कार्य भारत का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के द्वारा संभव हो सका। ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 20% या 40%, 60% या 80%? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की हाल ही में सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया के लिए एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि नीचे की आधी आबादी की देश की कुल संपत्ति में हिस्सेदारी केवल 3% है। पुरुष श्रमिकों द्वारा कमाए गए प्रत्येक 1 रुपये के मामले में महिला श्रमिकों को केवल 63 पैसे मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे लिंग के आधार पर भी आय की असमानता को दिया गया है। इसके अनुसार सबसे अमीर लोगों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण देश में हाशिए पर रहने वाले समुदाय जैसे दलित, आदिवासी समुदाय, महिलाएं और औपचारिक क्षेत्र के सभी लोग पीड़ित हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने अमीरों पर करों में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक स्वतंत्र संघ है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उत्पन्न करने वाले अन्याय को समाप्त करना है। वैसे तो भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 के तहत आय की असमानता को दूर करने का प्रावधान है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो गैर न्यायोचित हैं, यानी कि इनके उल्लंघन के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का काम है भारत के संसाधनों का संकेंद्रण कुछ व्यक्तियों के पास होने से रोकने का भी प्रावधान है, यानी कि राज्यों को नीतियां बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्य के कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण ना हो, जैसा कि इस ऑक्सफैम इंटरनेशनल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित अधिकार हैं। विश्व आर्थिक मंच 2023 का सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है दावोस, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है सिडनी। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 का सम्मेलन दावोस में संपन्न हुआ है। भारत का पहला 5G ड्रोन का नाम क्या है?
हाल ही में भारत की एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा 5G ड्रोन बनाया गया है और उस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत का पहला 5G ड्रोन स्काई हॉक। पहले स्काई हॉक 5G ड्रोन को उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुरू की गया है, यानी वहीं पर पहली बार इसको उड़ाया गया है और इसका निर्माण जो है स्टार्टअप कंपनी IG ड्रोन्स के द्वारा किया गया है। स्काई हॉक 5G ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों में सक्षम है, यानी कि इसको उड़ने के लिए रनवे की आवश्यकता नहीं है। यह सीधे बिना रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ के द्वारा उड़ सकता है और लैंड भी कर सकता है। इस ड्रोन का प्रयोग रक्षा तथा चिकित्सा क्षेत्र में किया जा सकता है। स्काई हॉक ड्रोन लगभग 10 किलो का वजन ले जा सकता है। इसके साथ साथ यह लगभग लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसका प्रयोग नाविक और GPS जैसे नौवहन उपग्रहों के संयोजन के द्वारा किया जा सकता है। इसको सीमा पर रक्षा के तौर पर निगरानी के लिए भी तैनात किया जा सकता है। भारत में अयोध्या और नेपाल में जनकपुर के तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए हाल ही में रेलवे ने एक नई ट्रेन का संचालन किया है। तो आपको बताना है कि उस ट्रेन का नाम क्या है। तो हाल ही में भारत में रेलवे के द्वारा भारत गौरव नामक एक ट्रेन चलाई गई है। नासा के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2018, ऑप्शन सी है 2021 और ऑप्शन डी है 2022। नासा के अनुसार विश्व का सबसे गर्म वर्ष 2015 था, लेकिन 5वां जो सबसे गर्म वर्ष है वह है 2022। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नासा वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है, यानी कि जब औद्योगिक काल था उसके बाद की जो अवधि है दोनों के बीच तापमान में अंतर 1.2 डिग्री सेल्सियस का है। 2015 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौते में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखने का लक्ष्य था। विश्व में तापमान की रिकॉर्ड कीपिंग जो है वह 1880 में प्रारंभ हुई थी। 2022 विश्व का 5वां सबसे गर्म वर्ष है और इसके साथ साथ याद रखिए कि 2015 विश्व का सबसे गर्म वर्ष था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार तापमान की प्रति दशक जो है 0.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण CO2 का उत्सर्जन है, जिसको हाल ही में कई देशों ने अपने शुद्ध CO2 को बढ़ने से रोकने के लिए कहा है, लेकिन किसी भी देश ने इसको रोकने में सक्षमता नहीं दिखाई है और CO2 को बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। त्रिपुरा की सहर्ष पहल का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए है सामाजिक शिक्षा, ऑप्शन बी है संविधान शिक्षा, ऑप्शन सी है राजनीति शिक्षा और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक शिक्षा। तो त्रिपुरा की सरकार के द्वारा सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सामाजिक तथा भावनात्मक शिक्षा के प्रसार के लिए एक सहर्ष पहल का प्रारंभ किया गया है। हाल ही में किस देश ने विकासशील देशों के विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो वह कोई और देश नहीं है, भारत ने ही हाल ही में यह घोषणा किया है कि वह ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। हाल ही में किस देश के द्वारा एक मिशन में 41 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में एक साथ प्रक्षेपित किया गया है? तो भारत के पड़ोसी देश चीन के द्वारा हाल ही में एक मिशन में एक साथ 41 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अधिकतर यह न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया है और यह चर्चा में भी रही है कि पहली महिला जो कबड्डी लीग है उसका उद्घाटन सऊदी अरब के दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न है, दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप हाल ही में कहां पर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बिहू कुहू उत्सव किस राज्य में हाल ही में मनाया गया है?
तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। ये चारों ही राज्य पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा हैं और बिहू कुहू जो उत्सव है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है एक्स एक्वेरिन जो एक एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है। तो इसमें एक्स जो एक्वेरिन है वो हाल ही में भारत और मालदीव दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है। कुछ हम संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में देख लेते हैं। अधिकतर एग्जाम्स में रक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें सर्वाधिक चांस इन संयुक्त सैन्य अभ्यासों के आने का रहता है। जैसे कि गरुड़ वायुसेना संयुक्त अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में है। हैंड इन हैंड जो थल सेना का संयुक्त अभ्यास है वो भारत और चीन के साथ है। इंद्र थल सेना संयुक्त अभ्यास भारत और रूस के साथ है। जिमेक्स नौसेना संयुक्त अभ्यास भारत और जापान के साथ। वज्र प्रहार थल सेना जो भारत अमेरिका के साथ है। मालाबार नौसेना संयुक्त अभ्यास भी अमेरिका के साथ। खाना बदोश हाथी थल सेना संयुक्त अभ्यास भारत और मंगोलिया। मित्र शक्ति थल सेना संयुक्त अभ्यास भारत और श्रीलंका के साथ है। कोंकण जल सेना संयुक्त जो भारत और ब्रिटेन के साथ बहुत ही पुराना संयुक्त अभ्यास है। अजय योद्धा थल सेना अभ्यास जो भारत और ब्रिटेन के साथ है। आप इन संयुक्त सैन्य अभ्यासों को अपनी नोटबुक में कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में यह अधिकतर संयुक्त अभ्यास से क्वेश्चंस आता है। रक्षा में संयुक्त अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अधिकतर जो पवन ऊर्जा का उत्पादन है वो समुद्र तटीय जो राज्य हैं वहाँ पर होता है और उनमें से भारत का गुजरात राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा भारत में सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन 2022-23 में किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन से राज्य में कि ये सबसे ज़्यादा किया गया है, तो वह है भारत का राजस्थान राज्य, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में किया गया है और पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत के गुजरात राज्य में किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन के ओवल में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता और जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य सरकार ने हाल ही में सीएम लर्न एंड अर्न योजना प्रारंभ किया है, यानी कि इसके तहत आपको सीखने का और कमाई का यानी रोजगार का भी मौका मिलेगा। तो यह भारत का मध्य प्रदेश राज्य है जिसने सीएम लर्न एंड अर्न योजना प्रारंभ किया है। आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन बी है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी है दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन डी है मुंबई इंडियंस। तो आईपीएल 2023 का जो खिताब है वह चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है और चेन्नई सुपर किंग ने फाइनल में गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर यह फाइनल जीता है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत की तीनों सेनाओं के जो दिवस हैं वो आप याद कर लीजिए। अधिकतर एग्जाम्स में इन दिवस के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि भारतीय थल सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसको 15 जनवरी को मनाने का एक कारण यह है कि इसी दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बूचर भारत के जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से उनके द्वारा पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया था। इसलिए 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेतु समुद्रम परियोजना को पुनर्जीवित करने की मांग किया है। तो हाल ही में तमिलनाडु जो कि भारत का दक्षिण भारत का एक राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री ने सेतु समुद्रम परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की जो सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना है वह मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ेगी जिससे कि इसमें यातायात तथा व्यापार में सुगमता आएगी। सेतु समुद्रम परियोजना को 2007 में भारत की सरकार ने रोक दिया था और उसको रोकने के कुछ कारण थे और इन कारणों
उड़ानों में पर्यावरण प्रभाव, राम सेतु को नुकसान इत्यादि शामिल थे। सेतु समुद्रम का उद्देश्य जो है वो पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के उथले पानी के माध्यम से एक शिपिंग नहर का निर्माण करना है, जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाज़ों की यात्रा के लिए आवश्यक दूरी और समय को कम कर सकते हैं। इससे ईंधन की बचत होगी, व्यापार में सुगमता होगी। इसीलिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने तमिलनाडु में वहाँ की विधानसभा में सेतु समुद्रम परियोजना को पुनर्जीवित का प्रस्ताव लाया है। अगला प्रश्न है, किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने हाल ही में भारत के जलाशयों में झींगों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है? किसी भी स्थान के लिए वहाँ की जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जीवों की विविधता बहुत ही आवश्यक है और एक जाति का अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार दूसरी जाति को प्रभावित करता है। और हाल ही में भारत की जलाशयों में ये देखा गया है कि सीप का जो प्रसार है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे वहाँ के जलाशयों में जो है झींगों की जो है जनसंख्या सीमित होती जा रही है और यह जैव विविधता के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? भारत में अपशिष्ट से हाइड्रोजन या अलग जो ऊर्जा है उसको बनाने का सरकार का पहला प्रयास अभी रखा गया है और हाल ही में पुणे में अपशिष्ट से हाइड्रोजन यानी वेस्ट टू हाइड्रोजन को बनाने का जो प्लांट है, जो कंपनी है, वह पुणे में स्थापित की गई है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? बच्चों, सबसे पहले तो मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है यह जान लेना आवश्यक है। मुक्त व्यापार समझौता कई बार लोग यह समझते हैं कि उसमें कोई कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुक्त व्यापार समझौता यह होता है कि जो कर की दरें हैं वह बहुत ही कम रखी जाती हैं तथा इसके साथ साथ व्यापार में सुगमता प्रदान की जाती है। दोनों देश यह प्रयास करेंगे कि कर की दरें कम हों और भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश, जो कि बंगाल की खाड़ी में भारत के पूरब में स्थित भारत का पड़ोसी देश है, उसने हाल ही में अपने यहाँ पे पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ किया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के पड़ोसी देशों की राजधानियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, जैसे कि भारत की उत्तर सीमा में चीन, नेपाल और भूटान है। इनमें से चीन की राजधानी है बीजिंग, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और भूटान की राजधानी है थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्व में स्थित है। म्यांमार की राजधानी है बर्मा और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। जो समुद्री द्वीप है उसका मालदीव की राजधानी है माले और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू 2023 समारोह किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह तमिलनाडु राज्य में संपन्न हुआ है। सूर्य का अवलोकन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? सौरमंडल, सोलर पार्कर या गगनयान या आदित्य L1? सूर्य का अवलोकन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करेंगे। यह भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण सूर्य से संबंधित मिशन है जो भारत को सूर्य से संबंधित जानकारी देगा। आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। L1 का अर्थ है लैग्रेंज पॉइंट 1। इसका आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशेष स्थिति के कारण ग्रहण की बाधा से सुरक्षित होता है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, जिसको इसरो कहा जाता है। इसरो के द्वारा ही भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब मिशन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सौर मिशन है। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना प्रभाव तथा उसके कोरोना के बारे में और सौर हवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? भारत में बजट लाने के पहले पिछले वर्ष के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है और यह आर्थिक सर्वेक्षण 2023 भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के प्रदर्शन की व्याख्या करती है। यह सर्वेक्षण महंगाई दर पर विचार करता है, देश के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि बुनियादी ढांचा और विदेशी मुद्रा भंडार की भी जानकारी देता है। सरकार के सामने भविष्य की आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में जारी किया गया था। केंद्रीय बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। भारत में बजट लाने के पहले आर्थिक सर्वेक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि यह पिछले वर्ष में भारत में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हुई हैं उनके बारे में भारत को अवगत कराता है, जिसके आधार पर बजट में विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं तथा आगे के आने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में महत्वपूर्ण नीतियां भी बनाई जाती हैं। हाल ही में चर्चा में रहे अटल पेंशन योजना ने कितने नामांकन का आंकड़ा पार किया है? 2 करोड़ या 3 करोड़? ऑप्शन सी है 4 करोड़, ऑप्शन डी है 5 करोड़। हाल ही में चर्चा में रहे अटल पेंशन योजना के द्वारा भारत में 5 करोड़ का नामांकन प्राप्त किया गया है। अटल पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे शुरुआत किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत में अटल पेंशन योजना का नामांकन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा कराया गया है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इसको विनियमित करेगा। अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं, यानी कि पहले से जो व्यक्ति किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा का सदस्य है तो वह इसमें भाग नहीं ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, उसके पास बैंक खाता है, वह इस योजना के लिए पात्र है। वह अटल पेंशन योजना जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसमें भाग ले सकता है, लेकिन उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष के पश्चात 1 से 5,000 तक की पेंशन प्रदान की जाती है, जो कि उसकी आय की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित यह उपवर्गीकरण का एक आयोग है जो दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश जी रोहड़ी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को शिक्षा और रोजगार में 27% का आरक्षण दिया गया था। ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस उपवर्गीकरण आयोग का गठन किया गया है। ओबीसी के उपवर्गीकरण आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति जो कि दिल्ली के मुख्य न्यायमूर्ति हैं जी रोहिणी करेंगे। वर्तमान में अन्य पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं रोजगार में 27% का आरक्षण है। उपवर्गीकरण की आवश्यकता बच्चों इसलिए हुई है क्योंकि अधिकांश जो 27% आरक्षित सीटें हैं जो कि शिक्षा और रोजगार में दी जाती हैं उन पर कुछ ही समुदायों का कब्जा हो गया है। इसलिए ओबीसी के आरक्षण का उपवर्गीकरण बहुत आवश्यक हो जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा किया है, यानी कि वहां पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा? भारत में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल के द्वारा बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया गया है। सिंधु जल संधि किन 2 देशों के मध्य नदी जल बंटवारे का एक समझौता है? सिंधु जो कि 6 नदियों का एक नदी तंत्र है, वह भारत तथा पाकिस्तान के बीच इस नदी का जल बंटवारे का एक संधि समझौता है जिसको सिंधु जल संधि समझौता कहते हैं।
1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह संधि विश्व बैंक की वार्ता पर हुई, यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता किया था। हाल ही में भारत ने संधि में संशोधन का नोटिस पाकिस्तान को भेजा है। सिंधु जल संधि के अनुसार व्यास नदी, रावी और सतलज नदी का पानी भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह सभी नदियां सिंधु जल प्रणाली बनाती हैं। हाल ही में आपने कई बार देखा होगा कि इन नदियों पर जब बांध बनाया जाता है तो किसी एक देश के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की जो नदियां हैं, जो पाकिस्तान की नदियां हैं, उनके नियंत्रण से संबंधित समझौता किया गया था और पानी की कमी को देखते हुए कई बार उन प्रोजेक्ट्स का विरोध होता है। हाल ही में चर्चा में रही हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट भारत के किस बिजनेस फर्म पर जारी की गई? यह हिंडनबर्ग जो रिसर्च रिपोर्ट थी भारत के न्यूज़ चैनल तथा भारत में कई महीनों तक छाई रही और यह मुख्य तौर पर अडानी समूह के ऊपर आधारित थी और यह हिंडनबर्ग अमेरिका की एक वित्तीय शोध कंपनी है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। 1948 में इस दिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इस वजह से 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किसानों की फसल जब बर्बाद हो गई थी लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उच्च कर वसूली किया, उसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह लाया गया। नमक पर कर के विरोध में दांडी यात्रा, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में प्रारंभ किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस किसके संबंध में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही उत्तर है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस यहूदी नरसंहार, जो कि जर्मनी में नाजीवाद के द्वारा किया गया था, उसके सम्मान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिवस यहूदी नरसंहार, जर्मनी में 6 मिलियन मारे गए यहूदियों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। 1933 और 45 के दौरान नाजी जर्मनी के द्वारा 1/3 लगभग यहूदी और अन्य अल्पसंख्यकों के अनगिनत सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। 27 जनवरी को रेड आर्मी ने 1945 में ऑस्विट्ज उत्पीड़न शिविर को मुक्त कराया, इसलिए 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट दिवस मनाया जाता है। चर्चा में रहे भारत के रतले पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? हाल ही में भारत का जो रतले पावर प्रोजेक्ट है, जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है, वह पाकिस्तान के विरोध के कारण चर्चा में था और यह चिनाब नदी पर बना हुआ है। सरकार के जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन लाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है हर घर नल जल, यानी हर घर को नल के द्वारा जल प्रदान किया जाएगा। जल जीवन मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था और अब तक 11 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। मिशन का उद्देश्य है 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो फंड का शेयरिंग है उसमें हिमालयी तथा उत्तर पूर्वी के जो राज्य हैं उसमें 90% धन केंद्र के द्वारा दिया जाएगा, 10% राज्यों के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्त सहायता मिलेगी, 50% अन्य राज्यों को। गोवा और तेलंगाना तथा हरियाणा राज्य ने 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मतदाताओं को मतदान के बारे में जागरूकता प्रदान करना। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि जनता प्रतिनिधियों को चुनती है जो कि सरकार बनाते हैं तथा भारत में संसाधनों का उपयोग जनता के लिए करते हैं। इस तरह से भारत में संसदीय सरकार है जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजती है जो विधान का निर्माण करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस नाम से जानते हैं? भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था, उनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस भारत में एक प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन के व्यक्ति थे। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी है शिलोंग। ऑप्शन सी सही उत्तर है। शिलोंग यानी मेघालय राज्य में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? अभी हाल ही में यह प्रोजेक्ट चालू हुआ है और भारत में पुणे में 33.1 मीटर का भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। अभी वर्तमान में हावड़ा मैदान जो कि कलकत्ता में है भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है और दिल्ली का हौज खास भारत का दूसरे नंबर का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। चर्चा में रही मैत्री पाइपलाइन परियोजना किन दो देशों के मध्य की परियोजना है? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मैत्री पाइपलाइन परियोजना भारत और बांग्लादेश के मध्य है और यह भारत में सिलीगुड़ी से प्रारंभ होकर बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के परबतीपुर को जोड़ेगी। मैत्री पाइपलाइन परियोजना पर 2018 में भारत और बांग्लादेश के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मैत्री पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई है 121.5 किलोमीटर। इस पाइपलाइन की क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इसे भारत सरकार के अनुदान की सहायता से बनाया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कई बार पूछी गई है एग्जाम में, जो कि ढाका है। भारत में इस परियोजना यानी जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी उसमें से सिर्फ 2% के लगभग भारत में है और अधिकतर यह बांग्लादेश में बिछाई जाएगी। अगला प्रश्न है, मारेक्स 2023 सैन्य युद्ध किन दो देशों के मध्य हाल ही में संपन्न हुआ है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अमेरिका और श्रीलंका के मध्य हाल ही में मारेक्स 2023 सैन्य युद्ध जो कि एक नौसेना का अभ्यास है, दोनों के मध्य संपन्न हुआ है। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है आपदा राहत की तैयारी और एक स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत को बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है? भारत में ही दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बनाया गया है और उसका नाम है गंगा विलास। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो भारत का दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है गंगा विलास। गंगा विलास क्रूज गंगा नदी में वाराणसी से ब्रह्मपुत्र नदी में डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह लगभग 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा और गंगा विलास जो क्रूज है वो 62 मीटर लंबा है और 12 मीटर इसकी चौड़ाई है। वैश्विक रिवर क्रूज बाजार पिछले वर्षों में 5% की दर से बढ़ा है, यानी कि इसका जो बाजार है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है और यह
उम्मीद है कि 2027 तक क्रूज बाजार में 37% तक पहुंचने की उम्मीद है। MV गंगा विलास लगभग 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। हाल ही में चर्चा में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? तो यह बक्सवाहा खदान जो है हाल ही में चर्चा में थी, क्योंकि इसका विरोध किया गया है इस खदान का, और यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। बक्सवाहा खदान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सांची के पास है, और सांची के पास लगभग 200 किलोमीटर के पास में जंगलों में स्थित है। मध्य प्रदेश में देश के कुल हीरा संसाधन का 90% हिस्सा पाया जाता है, और यहाँ पर इस खदान में हीरे का ही खनिज को निकालना था। भारत में आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य हीरा उत्पादक राज्य हैं। बक्सवाहा खदान हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि इसमें बिरला समूह के द्वारा खनन किए जाने पर मानव विस्थापन तथा पर्यावरण क्षति के कारण इसका विरोध किया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार घोटाले के तहत अपनी पद से इस्तीफे की घोषणा किया है? तो वह वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार घोटाले के तहत अपने पद से इस्तीफा दिया है, और इसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह है IPS पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर है, जिनको भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार IPS अजीत डोवाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला हाल ही में किसको घोषित किया गया है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम, जो कि केरल में है, दक्षिण भारत के एक राज्य में आता है, उसको संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। यानी कि इस जिले में लगभग सभी को संविधान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। वरुण 2023 भारत फ्रांस के बीच में किस सेना का सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। हाल ही में वरुण 2023 जो कि भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सेना का सैन्य अभ्यास है, नौसेना के द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक प्रतिवर्ष कितने मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता हासिल करेगा? भारत में ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा के निर्माण में यह बहुत ही बड़ा मिशन है, जो कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करना है। 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होगा तथा 6 लाख लगभग नौकरियां सृजित की जाएंगी। इसके द्वारा जीवाश्म ईंधन जो कि भारत में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत की जाएगी। हाल ही में इंग्लैंड के ओवल में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत को हराकर जीता है। तो बच्चों, आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।